हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपका री एग्ज़ाम 2021 का पेपर है जिसमें पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपी टेट एग्ज़ाम जो 2021 का जो पेपर हुआ था वो पहला आपका निरस्त हो गया था, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था। तो ये री एग्ज़ाम का पेपर है जिसमें हम लोग केवल पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसी तरह आपको 2011 से लेकर के अभी तक यानी कि 2021 तक जो पेपर कराए गए हैं यूपी टेट का, सभी आपको हल कराया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किसको। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यह जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों और प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डी या अन्य सामग्री की आयु की मापन की एक विधि है कार्बन डेटिंग। इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन 14 एक कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसकी अर्ध आयु लगभग जो मानी जाती है 5730 वर्ष यह मानी जाती है। तो आपसे पूछा गया है कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित है, तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु को जानने के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था बायोमैग्निफिकेशन है। तो बायोमैग्निफिकेशन इस समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता यानी कि डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम डीडीटी के नाम से भी जानते हैं। तो विषैले व हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ते चले जाना, ये जैव आवर्धन या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आपका कहलाता है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में दिया रहेगा तो जैव आवर्धन लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैव आवर्धन, और अंग्रेजी में यहाँ पे दिया हुआ है तो बायोमैग्निफिकेशन। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। अजैविक घटक पूछा गया है, नहीं है कौन सा, तो इसमें कवक जो हो जाएगा वह अजैविक घटक नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्फोरस जो ऑप्शन में दिया गया है, मृदा व प्रोटीन, ये अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जबकि कवक वो जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो अवस्थित है वह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय वो 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं और इसका मुख्यालय वह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो देश पूछा जाए तो आपका यह नीदरलैंड में है और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो होगा वह मांसाहारी होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र को देखेंगे तो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह आपका मांसाहारी श्रेणी का होगा। और 7वां प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है इस तरह के प्रश्नों में वायुमंडल से संबंधित। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे पास का यानी कि नज़दीक का स्तर कौन सा है। तो नज़दीक का है क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल ये वायुमंडल का एक प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के सबसे पास में है, और यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर भी है जो कि पृथ्वी से
की सतह से देखा जाए तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। तो क्रम जो पूछा जाता है, सबसे पहले जो है आप याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर आपका आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा मेसोस्फियर, मेसोस्फियर को मध्य मंडल भी कहा जाता है। फिर आपका आ जाएगा आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। तो क्रम याद रखिएगा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो स्तर है वायुमंडल का, वो है क्षोभ मंडल कहलाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा यहाँ जैव विविधता से जो है प्रश्न बनता है। तो जैव विविधता अधिनियम पूछा गया है, ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण में जो सहायक प्रक्रिया है कृषि करने की, वो है जैविक खेती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? यानी कि एसिड रेन के बारे में दिया गया है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WWF से आशय पूछा गया है, क्या है? तो WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, यहाँ की फुल फॉर्म पूछा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और WWF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संगठन का जो प्रतीक यानी कि चिन्ह है वह जॉइंट पांडा है। तो ये भी पूछा था WWF का प्रतीक क्या है, तो जॉइंट पांडा इसका जो है प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत घाटी इसी तरह पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे फूलों की घाटी दिया गया है, तो एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी ये आपका केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण के मापन से संबंधित जो भारत की एजेंसी है वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है इसकी ये अधिनियम जो है कब बना था, यानी कि इसका गठन कब हुआ था? सांविधिक रूप से देखा जाए तो 1974 में, 1974 होगा यहाँ पे, 1974 में इसका जो है गठन किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये एंडीज श्रेणी में है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत में यह एक सक्रिय यानी कि जागृत ज्वालामुखी है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित है। यदि देश पूछा है तो इक्वाडोर में है यह, और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में यह है। तो ये भी पूछा जाता है कोटोपैक्सी किस देश में है, तो इक्वाडोर में है। और ये आपका किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और एंडीज पर्वत श्रेणी में है यह। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत यानी कि चीन के पास से होकर के बांग्लादेश और फिर आपका भारत में आकर के जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक जो भारत में होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि इससे जो प्रभावित राज्य हैं उसमें झारखंड भी आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से सर्वाधिक पूछा गया है तो आपका पश्चिम बंगाल होगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि
तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से होगा, क्योंकि रेन शैडो वहाँ पे प्रभाव है। भारत के पश्चिमी घाट में आपका जो महाराष्ट्र गोवा का एरिया आता है, तो पश्चिमी घाट के दक्कन यानी कि डेक्कन ऑफ वेस्टर्न घाट वो रेन शैडो प्रभाव के कारण जो है वह शुष्क हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो यह अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, 1972 में। केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीव अपराधों और अवैध शिकार पर रोक और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था वह जंगल के जानवरों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सन पूछा गया 1972, याद रखिएगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो यह कहलाता है सौर स्थिरांक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोलर कांस्टेंट कहा जाता है इसे। और किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है वह USSR यानी कि आपका ये लिया गया है सोवियत संघ से, या हम कह सकते हैं रूस के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन में या तो रूस रहे या USSR यानी कि सोवियत संघ दिया रहे। तो जो है मौलिक कर्तव्य पूछा गया रूस के संविधान यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो है वर्णन नहीं था। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वो संविधान में वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और USA से जो है मौलिक अधिकार लिया गया था। तो यदि पूछा जाए आपका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो USSR यानी कि सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से जो लिया गया वह आपका यानी कि ब्रिटेन दिया रहेगा या फिर यूनाइटेड किंगडम दिया रहेगा। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यह पाया जाता है शांत घाटी में। अभी आपको बताया गया शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। और यहाँ पे केरल के शांत घाटी में जो ऑप्शन में दिया गया वह सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है यानी कि गलत क्या है? तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला LPG जो है मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। और यह हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन कौन से गैसों का इसमें मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इसमें मिश्रण होता है LPG में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत जो दिखाई पड़ती हैं वह 21 या 22 दिसंबर को चमकती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु भी होता है। और 23.5 डिग्री जो है आपका जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह आपका कर्क रेखा कहलाती है। तो ये भी याद रखिएगा। मकर रेखा पूछा गया तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डॉक्टर A.G. टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग इन्होंने 1935 में
किया था और इसकी संकल्पना भी एजी टांसले के द्वारा ही दी गई थी। एजी टांसले के द्वारा कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से मिलकर के होती है। तो कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा हमेशा पारिस्थितिक तंत्र दिया रहेगा या इंग्लिश में इकोसिस्टम दिया रहेगा। तो जिसकी अवधारणा या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव तारे को अंग्रेजी में पोल स्टार कहा जाता है। तो जो है पोल स्टार या पोलैरिस या नॉर्थ स्टार या लोड स्टार भी इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो उत्तर का तारा भी इसे कहता है ध्रुव तारे को। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी भारत में। यहाँ पे सी ऑप्शन वह सही हो जाएगा। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से जो है बचाना था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1955 यानी कि 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था? तो यह समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। और यही समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता एजी मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था और लखनऊ समझौते में ही जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ला द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए जो इनवाइट भी किया गया था वहीं पे। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, किनके सहयोग से लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच? तो बाल गंगाधर तिलक के जो है प्रयास से यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है गुजरात के कच्छ में है। कच्छ के नाम से जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्छ के रण में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो यदि पूछा जाए कि जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह किस राज्य में है, तो गुजरात में है और गुजरात राज्य के कच्छ के रण में यह स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 2021 का। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको हर पार्ट का वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2011 से लेकर के अभी तक यानी कि 2021 में तो 2 बार पेपर हुआ था। तो 2011 से लेकर के 2013 में भी हुआ, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं हुआ कोरोना के कारण, 21 में हुआ और 22 में हुआ 21 वाला पेपर। तो जितने भी अभी तक के यूपी टेट के जो पेपर हुए हैं उन सभी को आपको सॉल्व पेपर जो है मिल जाएगा इस चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।